सुप्रभात छात्रों। मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कुलकर्णी वनिता बाबूराव, हिंदी विभागाध्यक्षा कैलासवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय सोनपेट, तालुका सोनपेट, जिला परभणी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में काव्य प्रयोजन को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले काव्य प्रयोजन पर वीडियो क्रमांक 1, इसमें काव्य प्रयोजन को लेकर विभिन्न विद्वानों के मतों को लेकर हमने वीडियो क्रमांक 1 में चर्चा की है। संस्कृत, हिंदी तथा पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को, उनके मतों को देखने के बाद काव्य के प्रयोजन हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम काव्य के प्रमुख प्रयोजन कौन से हैं, इसको लेकर इस वीडियो क्रमांक 2 में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने विभिन्न विद्वानों के मतों का अध्ययन करते हुए हम कह सकते हैं कि काव्य की रचना किंचित उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है। काव्य के द्वारा कवि जीवन का परिष्कार करता है। भारतीय साहित्य का प्रधान लक्ष्य रस का उद्रेक होते हुए भी प्रकारांतर से जीवन मूल्यों का उत्थान एवं सामाजिक कल्याण है। भारतीय परंपरा में काव्य या साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम का सच्चा वाहक है। सत्य यानी यथार्थ और शिव कल्याणकारी, शिव यानी कल्याणकारी, यानी सत्य और शिव हुए बिना किसी भी कृति का सुंदर होना असंभव है। सत्य यानी यथार्थ, शिव यानी कल्याणकारी, यथार्थ और कल्याणकारी हुए बिना किसी भी कृति का सुंदर होना असंभव है। कदाचित इसीलिए हिंदी आलोचना में भी लोक मंगल एवं जन पक्षधरता को साहित्य का वांछित प्रयोजन स्वीकार किया है। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृत आचार्यों की दृष्टि सदैव इस बात पर रही कि कवित्व शक्ति एवं दुर्लभ व श्रेष्ठ प्रतिभा है। इसका दुरुपयोग करने के लिए न तो कोई मजबूर हो और न तो खुद से करना चाहे। तो इस तरह से दोस्तों, काव्य रचना स्वयमेव एक उत्तम रचना है। लोकहित और लोक रंजन के लिए अपने को समर्पित करने वाले व्यक्ति को अलग से कुछ करने की जरूरत है। और तो इस तरह से दोस्तों, काव्य प्रयोजन यानी प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की रचना के उद्देश्यों पर भी गंभीर विचार विमर्श हुआ है। भरत से लेकर विश्वनाथ तक ने काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति माना है। पुरुषार्थ चतुष्टय से अभिप्राय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति से है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का कोई भी कार्य किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है। उसी प्रकार साहित्यकार भी साहित्य का सृजन किसी न किसी उद्देश्य से करता है। अर्थात सृजक तथा पाठक साहित्य से कोई न कोई प्रयोजन अर्थात उद्देश्य रखता है। हर वस्तु का अपना एक विशिष्ट प्रयोजन होता है।
भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य प्रयोजन पर गहन विचार व्यक्त किए हैं। संस्कृत, हिंदी तथा पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को देखने के बाद काव्य के प्रयोजन हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं। आधुनिक कालीन आचार्यों और कवियों ने भी काव्य प्रयोजन का प्रतिपादन किया है। इस काल के हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य और सामाजिक स्थितियों का गहरा प्रभाव है। इसलिए आधुनिक विद्वानों और कवियों ने लोकमंगल जीवन की आलोचना, चरित्र सुधार, यश, मनोरंजन, शिक्षा, स्वांता सुखाय, समाज के प्रति विश्वास आदि तत्वों को काव्य प्रयोजन माना है। परंतु विशेष दृष्टि लोकमंगल की और ही सारे विद्वानों की रही है। तो दोस्तों, इस तरह से काव्य या साहित्य किसी न किसी प्रयोजन को लेकर लिखा जाता है। काव्य का निर्माण सप्रयोजन ही होता है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि अपने अपने देशकाल और युग प्रवृत्तियों, रुचियों और आवश्यकता के अनुरूप बदलता रहा है। कभी उसमें मनोरंजन और आनंद प्राप्ति का प्रयोजन प्रधान रहा है, कभी अभिव्यक्ति की संप्रेषणीयता को महत्व दिया गया है, कभी उपयोगितावादी दृष्टि से काव्य के उद्देश्य को देखने का प्रयत्न किया है। परंतु साहित्य या काव्य निरुद्देश्य या निष्प्रयोजन रचना नहीं है। यह सभी ने मान्य किया है। युग परिवर्तन के साथ काव्य के प्रयोजन में भी अंतर आया या विकास हुआ है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य प्रयोजन पर विस्तार से विचार किया है और इस तरह से दोस्तों, काव्य रचना को हमारे यहाँ साधना का दर्जा दिया गया है। इसलिए इसकी रचना से निर्माता और पाठक दोनों का हित पोषण प्राप्त करता है। अवांछनीय तरीके से इसका दुरुपयोग करने से उत्पन्न अव्यवस्था के प्रति सचेत रहते हुए आचार्यों द्वारा मूलतः यह स्थापित किया गया है कि काव्य रचना का प्रयोजन उदात्त होना चाहिए, क्योंकि यह अपने प्रभाव में लोक को व्याप्त करके उसे सुव्यवस्थित या पथभ्रष्ट करने की संभावनाओं से युक्त है। काव्य लोक का पथ प्रदर्शक बने और शांति व सुव्यवस्था लाने का माध्यम बने। कवि की दुर्लभ प्रतिभा समाज के लिए उपयोगी हो, इसकी चिंता व निर्देश के रूप में काव्य प्रयोजन की अवधारणाओं का विकास हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने काव्य के प्रयोजन के संबंध में संस्कृत, भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मत देखे हैं। सभी आचार्यों के काव्य प्रयोजन में अंतर कम है और साम्य अधिक दिखाई देता है। इन सभी विद्वानों के विचारों को सामने रखकर हम काव्य प्रयोजन के रूप में निम्न बातों को देख सकते हैं या कहे, सर्वमान्य काव्य प्रयोजन यह है: एक आनंद, दूसरा अर्थ, तीसरा यश, चौथा व्यवहार ज्ञान और बुद्धि का विकास, पांचवा कांता सम्मित उपदेश, छठा है सत्यम शिवम सुंदरम, सातवां है अमंगल निवारण। तो दोस्तों, इस तरह से इसे हम आज बड़े विस्तार के साथ देखेंगे। काव्य का पहला प्रयोजन है आनंद। तो सभी आचार्यों ने काव्य प्रयोजन के रूप में आनंद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मान्यता दी है। काव्य से स्वयं कवि को भी आनंद मिलता है और रसिक को भी आनंद मिलता है। कवि आनंद के लिए काव्य का निर्माण करता और रसिक को भी आनंदमग्न कर देता है। आचार्य हेमचंद्र ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद को ही माना है। उन्होंने कहा है काव्यम आनंदाय। कुंतक ने भी कहा है काव्यामृत
के रसास्वाद से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा कहीं अधिक आनंदमय चमत्कार उत्पन्न करता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने भी इसी कारण उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसका उल्लेख किया है। कला के लिए इसमें कलाकार के आनंद विषयक प्रयोजन का अंतर्भाव है। इसी भावना से अनुप्राणित तुलसीदास जी ने सांथा सुखाय, रघुनाथ गाथा, सूरदास और मीराबाई ने गिरधर गोपाल के गीत गाए हैं। आत्मिक अभिव्यक्ति से उपलब्ध आनंद मात्र ही उनके सत्काव्य सृजन का मूल प्रयोजन है। काव्य से मनोरंजन होता है। काव्य का आनंद लोकातीत है, क्योंकि इसमें अंतर्वृत्तियों की पूर्ण तन्मयता रहती है और इससे मानसिक प्रसन्नता और आत्मिक विकास भी होता है। तो दोस्तों, काव्य का दूसरा प्रयोजन है अर्थ। तो प्राचीन काल से आज तक अनेक कवियों ने धन प्राप्ति की आकांक्षा से काव्य सृजन किया है। जैसे रीतिकाल के अनेक कवियों ने अर्थ लाभ को ध्यान में रखकर अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने वाला काव्य लिखा है। कवि बिहारी ने अपने प्रत्येक दोहे के लिए सोने की मुहर पाई है। साथ ही काव्य प्रशंसा के रूप में यश भी पाया है। कवि धावक को श्रीहर से विपुल धनराशि उपलब्ध हुई थी। केशवदास को 21 गांव मिले थे। ऋण चुकाने के लिए धन प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट ने बेवर्ली नोविस की रचना की थी। आधुनिक युग में भी अनेक कवियों ने अर्थ प्राप्ति के प्रयोजन से काव्य रचना की है। दोस्तों, कुंभनदास जैसे कुछ ही संत कवि हुए हैं जिन्होंने अंततः कहा सीकरी सो काम कहकर धन को ठुकरा दिया था। आजकल राजाश्रय का रूप पुरस्कार आदि के रूप में बदल गया है, जिन्हें पाने के लिए कई साहित्यकार उत्सुक होते हैं। इन पुरस्कारों से अर्थ और यश दोनों एक साथ मिलते हैं। अतः अर्थ काव्य का एक प्रयोजन हो सकता है, परंतु इस काव्य प्रयोजन से उत्कृष्ट काव्य का निर्माण होगा ही ऐसा नहीं, अर्थ काव्य का प्रयोजन हो सकता है। दोस्तों, तो इस तरह से काव्य का तीसरा प्रयोजन है यश। यश भी काव्य का प्रयोजन हो सकता है। यश की कामना मानव मन की स्वाभाविक एवं प्रमुख विशेषता है। कोई भी कवि यश को ध्यान में रखकर काव्य का निर्माण कर सकता है और जगत में यश पाने में सफल हो सकता है। महाकवि कालिदास, महात्मा कबीर, संत तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, संत सूरदास आदि कवि या साहित्यकार अपने देश में ही नहीं समस्त संसार में यश के भागी हुए हैं और अपने उत्कृष्ट काव्य के रूप में अमर भी हुए हैं। अतः उत्कृष्ट काव्य की दृष्टि से यश भी एक उत्कृष्ट काव्य प्रयोजन हो सकता है। इसलिए श्री दिनकर जी ने लिखा है, प्रशंसा और प्रोत्साहन कवि प्रतिभा के आहार है। तो इस तरह से दोस्तों, काव्य के प्रयोजन में चौथा प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान और बुद्धि का विकास। तो इन दोनों का संबंध कवि और रसिक दोनों से भी होता है। काव्य लिखने से पूर्व स्वयं कवि को विविध विषयों का ज्ञान पाकर अपनी बुद्धि का विकास करना पड़ता है। काव्य के आस्वाद से रसिक को विविध व्यवहार ज्ञान मिल जाता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए व्यवहार ज्ञान और बुद्धि का विकास यह काव्य प्रयोजन है। रसिक को काव्य के अध्ययन से विविध प्रांतों, देशों और अतीत युगों के लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है। महाकाव्य के पात्रों के जीवन से प्रेरणा मिलती है। जैसे राम के मर्यादा संपन्न उच्चादर्शों को अपनाने और रावण के छल कपटपूर्ण दुराचरण का त्याग करने का प्रयत्न करता है।
हितोपदेश और पंचतंत्र व्यवहार चतुर बाने के लिए ही लिखी गई रचनाएं हैं। इस ज्ञान के कारण रसिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि साहित्य मनुष्य को सच्चे अर्थों में कर्मण्य बनाता है। तो दोस्तों, इस तरह से उन्होंने रस मीमांसा में लिखा है, कविता तो भाव प्रसार के द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। इस तरह से रस मीमांसा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि कविता तो भाव प्रसार के द्वारा कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। तो दोस्तों, इस तरह से काव्य का 5वां प्रयोजन है कांता संमीत उपदेश। तो काव्य के प्रमुख प्रयोजनों में यह एक प्रयोजन है कांता संमीत उपदेश। यह भी काव्य का एक प्रयोजन है। यह भावकनिष्ठ प्रयोजन है। उपदेश के लिए भी काव्य लिखा जाता है, लेकिन जिस पद्धति से धर्म ग्रंथों में उपदेश दिया जाता है उस पद्धति से काव्य के द्वारा उपदेश नहीं दिया जा सकता। मधुर प्रेम से समन्वित उपदेश कांता संमीत उपदेश कहलाता है। पत्नी जिस प्रकार मीठी पद्धति से अपने पति को बात समझाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य अपनी सरसता एवं मधुरता से रसिकों को उपदेश देता है। तो यह हो गया कांता संमीत उपदेश। जैसे कि जिस प्रकार पत्नी मीठी पद्धति से अपने पति को बात समझाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य अपनी सरसता एवं मधुरता से रसिकों को उपदेश देता है। तो काव्यात्मक उपदेश के इस मधुर प्रभाव की व्याख्या करते हुए भामह ने कहा है, जिस प्रकार मिष्ठान्न के माधुर्य से आकर्षित बालक कटु औषधि भी ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार शास्त्र विहित शिक्षा काव्य के सुमधुर रसानंद से सुग्राह्य हो जाती है। कुंतक ने शास्त्र के शुष्क उपदेश की तुलना में काव्य प्रदत्त मधुर उपदेश को अधिक लाभप्रद माना है। शुष्क उपदेश कटु औषधि के तुल्य है। रामकुमार वर्मा ने भी कहा कि आनंद या मनोरंजन वह पारस है जिससे उपदेश का लोहा सोना बनाया जा सकता है। रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी ने महाराजा जयसिंह को राजनीति की और काव्य की व्यंग्योक्ति से ही प्रवृत्त किया। वह पंक्तियां है, देखो जयसिंह की, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस तरह से दोस्तों काव्य के प्रयोजनों में छठा प्रयोजन है सत्यम शिवम सुंदरम। तो दोस्तों साहित्य प्रयोजन के संदर्भ में सत्यम शिवम सुंदरम की भी चर्चा की जाती है। अधिकतर विद्वान सत्य और शिव से सुंदरता को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन तीनों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट करते हुए कवि दिनकर जी ने लिखा है, सत्यम शिवम और सुंदरम में से प्रत्येक तत्व अपने भीतर बाकी दो तत्वों का निचोड़ लिए हुए हैं। साहित्य में प्रत्यक्षतः सुंदर का महत्व है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहां हो, वस्तुओं के बहुरूप में अथवा मनुष्य के मन, वचन और कर्म में। तो इस तरह से दोस्तों स्पष्ट है, साहित्य का सौंदर्य बाह्य सौंदर्य ही नहीं तो आंतरिक सौंदर्य भी होता है। स्थायी सौंदर्य तो आंतरिक ही होता है। महादेवी वर्मा ने कहा है, सत्य काव्य का साध्य और सौंदर्य उसका साधन है। एक अपने एकता में असीन रहता है और दूसरा अपनी अनेकता में अनंत। अर्थात साहित्य में सौंदर्य अनिवार्य है, किंतु यह सौंदर्य सत्य और शिवम से निरपेक्ष नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह से काव्य प्रयोजनों में सातवां प्रयोजन है अमंगल निवारण। प्राचीन काल के कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अनिष्ट का निवारण काव्य रचना द्वारा किया था। मयूर कवि ने शतश्लोकात्मक स्तुति करके कुष्ठ रोग का निवारण किया था। तो
दोस्तों, तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना बाहु पीड़ा के निवारणार्थ की थी। यह कवि की स्वयं की पीड़ा थी, परंतु कवि ने समाज की पीड़ा या अमंगल निवारण के लिए भी रचनाएं की है। स्वतंत्रता के संघर्ष काल में बहुत सी कविताएं देश के कष्ट निवारणार्थ लिखी गई। आधुनिक काल के कवियों ने सामाजिक कुरीतियों, गरीबी, अशिक्षा, देश प्रेम आदि पर काव्य रचनाएं की है। भावक के अमंगल निवारण के विविध रूपों का नाट्यशास्त्र में उल्लेख है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक जैसा दोस्तों इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक जैसा नहीं होता। आनंद प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है, जिसे रसानुभूति से प्राप्त किया जाता है। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश, लोकोपदेश भी काव्य प्रयोजन है। तो इस तरह से दोस्तों काव्य का सृजन निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह से हिंदी के विद्वानों ने भी साहित्य के प्रयोजनों पर इस तरह से विस्तार से विचार किया है। भक्तिकालीन भक्त कवियों की रचनाओं में भी साहित्य प्रयोजनों की ओर संकेत किया गया है। संत कबीर लोकमंगल के समर्थक रहे हैं। तुलसीदास की रचनाएं स्वांतः सुखाए रही है, अर्थात आनंद और लोकमंगल उनका काव्य प्रयोजन रहा है। सूरदास तथा अन्य कृष्ण भक्त कवि आनंद को अधिक महत्व देते हैं। रीतिकालीन कवियों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में कोई मौलिक उद्भावना व्यक्त नहीं की है। संस्कृत के काव्यशास्त्र मतों को ही उन्होंने दोहराया है। आधुनिक काल के विद्वानों पर संस्कृत तथा पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव दिखाई देता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आनंद और ज्ञान प्राप्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य प्रयोजन के रूप में लोकमंगल की भावना और आनंद तथा रस को माना है। कविवर अयोध्या प्रसाद सिंह ने सरसता, मुग्धता, ज्ञान, नित्योपदेश और आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। कविवर मैथिली शरण गुप्त मनोरंजन और उपदेश ज्ञान को महत्व देते हैं। जयशंकर प्रसाद मनोरंजन और शिक्षा को काव्य प्रयोजन मानते हैं। छायावादी कवियों ने मनोरंजन तथा शिक्षा को साहित्य प्रयोजन माना है। तो प्रगतिशील रचनाकार प्रेमचंद के अनुसार साहित्य के 3 लक्ष्य है: परिष्कृति, मनोरंजन, उद्घाटन। अन्य प्रगतिशील रचनाकार तो दोस्तों इस तरह से अन्य प्रगतिशील रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध ने साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोकमंगल पर बल दिया है। तो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य प्रयोजनों में पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य प्रयोजन की चर्चा वस्तुपरक दृष्टिकोण से की है। जीवन और समाज की व्यावहारिकताओं पर दृष्टि रखकर यह साहित्य प्रयोजन स्पष्ट किए गए हैं। साहित्य की उपयोगिता और साहित्य की कलात्मकता को ध्यान में रखकर इन प्रयोजनों को देखा जा सकता है। तो इस तरह से यूनानी दार्शनिक प्लेटो लोकमंगल को साहित्य का प्रयोजन मानते हैं। वे साहित्य को उसी सीमा तक ग्राह्य मानते हैं जिस सीमा तक वह राज्य और मानव को उपयोगी हो। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने साहित्य के 2 प्रयोजन स्वीकार किए हैं, एक ज्ञानार्जन या शिक्षा, दूसरा आनंद। तो दोस्तों रोमन आचार्य होरेस का दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा है। उनके मतानुसार कवि का उद्देश्य या तो
उपयोगितावादी होता है या फिर आह्लादमयी। स्वच्छंदतावादी विद्वान रचनाकारों ने आनंद प्रदान करना साहित्य का। तो दोस्तों, इस तरह से स्वच्छंदतावादी विद्वान रचनाकारों ने आनंद प्रदान करना साहित्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। इसमें कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ आदि प्रमुख है। स्वच्छंदतावादी विचारकों के उपरांत यूरोप में लोकमंगलवादी विचारधारा का प्राबल्य रहा है। रस्किन बॉन्ड, लियो टॉलस्टॉय, आर्नल्ड आदि रचनाकारों ने नीति के उपदेश के साथ आनंद को साहित्य का प्रयोजन माना है। कलावादियों में स्वीनबर्नर, बेंटले, ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पेंटर काव्य प्रयोजन स्पष्ट करते हुए मानते हैं कि काव्य काव्य के लिए या कला कला के लिए होती है। तो दोस्तों, मनोविज्ञानवादी काव्य प्रयोजनों को लेकर मनोविज्ञानवादियों ने साहित्य को दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति माना है। इसलिए उनके अनुसार काव्य और कला का प्रयोजन मानसिक संतुलन प्रदान करना है, जिससे पाठक को मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होकर वह सुखी रहे। तो मार्क्सवादी व्यक्ति को महत्व देकर समाज को महत्व देते हैं। उनके लिए साहित्य का मुख्य प्रयोजन समाज कल्याण है। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ साहित्य वही है जो व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक शिक्षा देकर उसकी सुप्त चेतना को जगाकर उसे समाज का उपयुक्त अंग बनाने में सहायक हो। तो दोस्तों, इस तरह से इसके अतिरिक्त काव्य प्रयोजनों को पाश्चात्य विद्वानों ने स्पष्ट करने की चेष्टा की है, जिसके अनुसार कला जीवन से पलायन है, कला जीवन में प्रवेश के लिए, कला सेवा के लिए, कला आत्मानुभूति के लिए, कला सृजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और कला विनोद के लिए आदि। तो इस तरह से कुल मिलाकर पाश्चात्य विद्वानों ने आनंद तथा नीति उपदेश द्वारा लोक मंगल, इन दो काव्य प्रयोजनों पर अधिक मात्रा में बल दिया है। आनंद के संदर्भ में कुछ विद्वान ज्ञानजन्य, भावजन्य तथा कुछ नीति सापेक्ष आनंद का प्रयोजन स्वीकारते हैं। इस प्रकार काव्य का प्रयोजन निश्चित तौर पर कोई न कोई प्रयोजन होता ही है। काव्य का सृजन निष्प्रयोजन नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक जैसा नहीं होता। आनंद प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है, जिसे रसानुभूति से प्राप्त किया जाता है। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश, लोकोपदेश भी काव्य प्रयोजन है। तो दोस्तों, इस तरह से काव्य के प्रमुख प्रयोजनों को लेकर हमने विस्तार से आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा की है। आनंद, अर्थ, यश, व्यवहार ज्ञान और बुद्धि का विकास, कांता सम्मित उपदेश, सत्यम शिवम सुंदरम, अमंगल निवारण, यह काव्य के प्रमुख प्रयोजन है। धन्यवाद।